तो हम शुरू कर रहे हैं पाठ 5 लेखा शास्त्र का महत्वपूर्ण पाठ बैंक समाधान विवरण। कैशबुक माने रोकड़ बही और पासबुक के शेष में होने वाले अंतर का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे ही बैंक समाधान विवरण, अंग्रेजी में उसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अन्य शब्दों में हम देखें तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष में जिन कारणों से अंतर पाया जाता है उन कारणों को स्पष्ट करते हुए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ही बैंक समाधान विवरण कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में इसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, तो बैंक का बी और रिकॉन्सिलिएशन का आर और स्टेटमेंट का एस, तो इसे शॉर्ट में हम BRS कहते हैं। यह भी एक विवरण पत्र है, जैसे कि एक तलपट विवरण पत्र होता है। यह एज ऑन माने एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। अंतर के मुख्य कारण क्या हैं? कारण है वो बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके कारण देखते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 पर हम देखेंगे चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे चेक जो व्यापारी ने अपने लेनदारों के लिए जिसको भुगतान करना है उसे निर्गमित कर चुका है, लेकिन वो जिन्हें भी वो चेक प्राप्त हुए हैं उन्होंने अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपने रोकड़ बही से उस भुगतान पक्ष में दिखा दिया है, उसको आपने क्रेडिट में शो कर दिया है और पासबुक में अभी तक डेबिट नहीं हो पाया है, तो इस वजह से यहाँ पर राशि जो है वो तुलना नहीं होगी, मैच नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कुछ ऐसे चेक भी हैं जो व्यापारी ने बैंक में जमा किए हैं, व्यापारी को जो चेक प्राप्त हुए थे लेकिन उनका संग्रहण बैंक के द्वारा नहीं किया गया है, कुछ दिनों का समय लगता है, तो उसमें समय अंतराल वाला जो कारण है वो इस तरह के दूसरे नंबर के कारण में आएगा। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे स्टूडेंट चेक जमा किया परंतु वसूली नहीं हुआ। दोनों दूसरा और तीसरा में एक समान जैसा ही है, बस वो है कि बैंक ने उसको एंट्री नहीं किया है, आपने कलेक्शन बॉक्स में डाल दिया है। बैंक में बड़े बड़े बैंकों में आप जाएंगे, मशीनें होती हैं, उस मशीनों में आप चेक को डाल दीजिए, फिर बैंक उसको कलेक्ट करेगा, फिर अपने कंप्यूटर पर या जिस सिस्टम पर उसको लोड करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर वो कलेक्शन नहीं हो पाया है, संग्रह नहीं हो पाया है। पर हम देखेंगे स्टूडेंट चौथे नंबर पर हम देखेंगे बैंक के द्वारा चेक अनादृत हो गया। जो चेक हमने लिखकर दिया था बहुत किसी भी कारण से वो ओवर राइटिंग है या उसमें कहीं पर दस्तखत या सिग्नेचर जहां पर है वो मैच नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से चेक बैंक के द्वारा अनादृत किए जा सकते हैं। उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया है, अनादृत हो गया है, वापस लौटा दिया गया है। हम देखेंगे चेक प्राप्त हुआ है परंतु बैंक नहीं भेजा गया है, वह अभी तक दुकान में ही पड़ा हुआ है। आमतौर पर व्यापारी ऐसा करते हैं कि बहुत सारे चेक इकट्ठा होने पर वह उन चेकों को एक साथ जमा करते हैं। एक चेक की जो न्यूनतम वैधता होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के समय के भीतर वो कभी भी चेक को बैंक भेज सकता है। जो तिथि लिखी हुई है चेक के ऊपर उस तिथि से 3 महीने तक का वैधता रहता है, बैंक में जमा कर सकता है या उस चेक को भुना सकता है। फिर हम देखेंगे चेक जमा किया परंतु कैशबुक में उसको हमने चेक तो रख लिया, व्यापारी से किसी से भी हमने चेक रख लिया, लेकिन अभी तक उसको रोकड़ बही में नहीं लिखा है। तो यह भी एक कारण है कि चेक को हमने नहीं लिखा है और चेक जो है वो मुनीम के द्वारा या जो भी हमारे कोई असिस्टेंट है उसने बैंक भेज दिया, वो पासबुक में तो आ गया लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो मैच नहीं करेगा। आगे देखेंगे हम तीसरे नंबर पर स्टूडेंट चेक निर्गमित किया परंतु कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं ग्राहक के द्वारा रकम सीधे बैंक में जमा कर दी गई है। जो हमारे नियमित ग्राहक होते हैं वो हमें बिना सूचना दिए ही खाता उनको पता है कि कौन सा खाता नंबर है, उस खाते नंबर पर उन्होंने सीधे बैंक में जमा कर दिया है, तो इस हिसाब से बैंक पासबुक का क्रेडिट अधिक बताएगा जबकि रोकड़ बही का शेष कम बताएगा। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट बैंक ने गलती से ऋण कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया। कोई भी व्यय गलती से डेबिट हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो बैंक के द्वारा कंप्यूटराइज कट किए जाते हैं, तो गलत फॉर्मूले लगने के कारण या गलती से बैंक के द्वारा काट लिए जाते हैं। फिर इसकी सूचना जब व्यापारी के द्वारा बैंक को दी जाती है तब बैंक फिर उसे वापस जमा करते हैं। फिर हम देखेंगे बैंक ने गलती से जमा कर दी है
मतलब कोई राशि आपको दे दी है किसी ने, मान लीजिए जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो किसी एक नंबर की गलती के कारण वो मोबाइल का रिचार्ज जो है दूसरे नंबर पर हो जाता है। इसी तरह से किसी ने बैंक में जमा किया और त्रुटिवश जो है आपके खाते में वो आ गया है, कोई किसी का वेतन है या कोई और राशि है, तो बैंक जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त होती है बैंक फिर वापस आपसे वो डेबिट कर लेता है। फिर हम देखेंगे बैंक के द्वारा शुल्क लिया गया है आपके आदेशानुसार, जो आपने निर्देश दे रखा है बैंक को, उन निर्देशों के अनुसार बैंक कुछ आपके लिए कार्य करता है, जैसे आपके बच्चों की फीस जमा करना माने व्यापारी की, और टेलीफोन बिल जमा कर देना, बिजली बिल जमा कर देना, और इस तरह के जो लेन देन का कार्यवाही करता है बैंक। कोई भी कार्य बैंक निःशुल्क नहीं करता है, तो इसलिए उन कार्यों के लिए बैंक एक शुल्क, एक फी चार्ज करता है, जिसकी सूचना व्यापारी को नहीं होती है। फिर अगला हम देखेंगे बैंक के द्वारा कमीशन लिया गया, कोई ऐसा कार्य अंशों को बेचने का या खरीदने का कोई कार्य करता है तो बैंक एक मध्यस्थ के रूप में कमीशन लेता है। फिर हम देखेंगे बैंक के द्वारा ब्याज दिया गया, समय समय पर जो राशि जमा होती है उस पर बैंक ब्याज भी देती है। तो बैंक अगर कोई ब्याज किसी विनियोग पर, जहां पर कोई विनियोग किया गया है बैंक में, तो उस विनियोग पर बैंक अगर कोई ब्याज देती है तो इसकी सूचना भी, क्योंकि बैंक 3 महीने में एक बार ब्याज देती है, आपने उसको अगर स्थायी जमा करके रखा है तो हो सकता है वो साल भर में या 6 महीने में उसको वो ब्याज देता हो, तो इसकी सूचना व्यापारी के पास न होने के कारण रोकड़ बही में वह डेबिट में नहीं लिखा जा पाता है, और बैंक जबकि ब्याज दिया हुआ होता है, तो यह भी एक कारण है। फिर हम अंतिम देखेंगे स्टूडेंट, बैंक द्वारा ब्याज लिया भी जाता है, बैंक से ज्यादा पेमेंट ले लिया है या आपका अधिविकर्ष हो गया है, ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो उसके लिए जितना दिन का अंतराल होगा जब तक कि आपके बैंक में रुपए जमा नहीं होते, तब उस पर बैंक पर ब्याज चार्ज करता है। तो यह एक उदाहरण है। तो इतने सारे हमने कारण पढ़े, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस और रोकड़ बही के बैंक कॉलम दोनों की राशि या शेष का मिलान नहीं होता है। इसका समाधान क्या है? बैंक समाधान विवरण को तैयार करना। तो बैंक समाधान विवरण को तैयार करने की कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं, उन विधियों को हम देखते हैं स्टूडेंट। पहला, रोकड़ बही के अनुकूल शेष यानी डेबिट शेष के आधार को मानकर सबसे पहले हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे कि रोकड़ बही का डेबिट शेष क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि रोकड़ बही का डेबिट शेष है तो उसे हम अनुकूल शेष कहेंगे, अर्थात हमारा प्राप्तियां रोकड़ बही में अधिक हैं और भुगतान कम है, इसे हम कहेंगे अनुकूल शेष, फेवरेबल बैलेंस। फिर हम देखेंगे दूसरा, प्रतिकूल शेष। प्रतिकूल शेष का अर्थ यह है कि क्रेडिट बैलेंस, जमा शेष, मतलब भुगतान ज्यादा हो गया है। बैंक का कॉलम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ रोकड़ बही के नगद के कॉलम में तो यह संभव नहीं है, तो हम बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं। माने बैंक कॉलम में आपने क्या कर दिया है, भुगतान अधिक हो गया है और प्राप्तियां कम हुई हैं, इस स्थिति को हम कहेंगे जमा शेष। और जमा शेष जो होता है वो अधिविकर्ष को शो करता है, और अधिविकर्ष का अर्थ यह है आपके खाते में पैसे न होने के बावजूद बैंक ने आपका पेमेंट को नहीं रोका और पेमेंट को कर दिया, तो आपका जो रोकड़ बही है वो माइनस में चला गया है बैंक स्तंभ का, इसी को कहेंगे हम प्रतिकूल शेष। तो प्रतिकूल शेष की स्थिति में वह यहाँ पर हम पहले विधि में या नंबर 1 पे बना रहे थे, वो यहाँ नंबर 2 में वो विपरीत हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, वो हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे होता है। तीसरे पर हम देखेंगे पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष। तो पासबुक का जमा शेष जो होगा वो अनुकूल होगा। देखिए, रोकड़ बही का नाम शेष और पासबुक का जमा शेष, ये दोनों अनुकूल होती हैं, फेवरेबल होती हैं, इसका मतलब आपका जो बैलेंस है वो धनात्मक है, प्राप्तियां अधिक हैं, भुगतान कम है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे पासबुक के अनुसार, हम देखेंगे यहाँ पर प्रतिकूल शेष या अधिविकर्ष हम किसे कहेंगे। अगर पासबुक का नाम शेष है तो वो अधिविकर्ष को शो करेगा और उसे हम प्रतिकूल शेष कहेंगे। और ये 4 प्रकार की विधियां हैं जो बनती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कोई एक शॉर्टकट मेथड में स्टूडेंट कि रोकड़ बही का कैशबुक का डेबिट बैलेंस CD और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस PC। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों अधिविकर्ष नहीं होते हैं, ये फेवरेबल होते हैं। तो इसका अगर हम अपोजिट करेंगे, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माने CC और पासबुक का डेबिट बैलेंस PD। CC और PD जो होता है वो अधिविकर्ष होता है
अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको अधिविकर्ष शब्द नहीं होता है, सिर्फ ये लिखा रहेगा कि वो डेबिट बैलेंस है, वह क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको स्वयं निर्णय लेना है स्टूडेंट कि कौन सा अधिविकर्ष है और कौन सा अधिविकर्ष नहीं है, तो उसमें यह मदद करेगा। तो सीडी और पीसी ये अधिविकर्ष नहीं है, ये अनुकूल शेष है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्रेडिट होता है या हमारा जो डेबिट होता है वो बैंक से जस्ट अपोजिट होता है या जस्ट उल्टा होता है। कैश बुक में राशि को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं। अगर कैश बुक में कोई राशि हमें प्राप्त हो रही है रोकड़ बही में, तो हम बैंक कॉलम में उसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। और यदि राशि घटती है तो उसको हम भुगतान या क्रेडिट तरफ दाएं तरफ में हम उसको लिखते हैं, राइट साइड में हम उसको लिखते हैं। बैंक में ठीक उल्टा होता है, बैंक में राशि बढ़ाने के लिए क्रेडिट करता है बैंक और घटाने के लिए डेबिट करता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि रोकड़ बही का डेबिट पासबुक का क्रेडिट होगा और रोकड़ बही का क्रेडिट पासबुक का डेबिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यापार ने कोई राशि बैंक में अगर जमा की है तो बैंक जब उस राशि को प्राप्त करता है उसका स्वामी तो व्यापार ही है, बैंक उसको क्रेडिट करता है क्योंकि जो ग्राहक है वो उसका लेनदार बन जाता है क्योंकि राशि ग्राहक की है या व्यापारी की है, स्वामी की है, और वह राशि अगर बैंक में जमा करता है तो वह राशि बाद में निकालेगा भी, तो बैंक उसको चुकाएगा, तो बैंक के लिए व्यापारी क्रेडिटर हो जाता है, इसलिए उसको वो क्रेडिट करता है। जबकि रोकड़ बही में उसे हम डेबिट करते हैं, बैंक में अगर भेजा चेक प्राप्त हुआ तो हम डेबिट करते हैं। तो ये अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। कैश बुक बढ़ने पर डेबिट करते हैं, प्राप्ति होने पर डेबिट करते हैं। पासबुक में अगर राशि बढ़ती है तो वो क्रेडिट कहलाता है, सीआर कहलाता है। और कैश बुक में यदि राशि घटती है तो क्रेडिट कहलाती है, और बैंक पासबुक में यदि राशि घटती है तो वह कहलाती है डेबिट। इसी तरह से अगर बैंक कोई ब्याज ले लेता है या किसी प्रकार के कोई कटौती करता है, कोई कमीशन चार्ज करता है, तो बैंक उसको पासबुक में डेबिट करेगा, और जबकि कैश बुक में हम उसे भुगतान पक्ष मतलब कि राइट साइड क्रेडिट तरफ उसको लिखते हैं। तो ठीक अपोजिट होता है, जो कैश बुक में डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट हो जाता है, जो कैश बुक में क्रेडिट होता है वो बैंक बुक में डेबिट हो जाता है। अब हम तुलना करेंगे, सवाल बनाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट प्रारूप की बारी आती है। जो सामान्यतः प्रयोग में आते हैं वो प्रारूप है ये। इसमें हम देखेंगे दो तरह के प्रारूप, हम दोनों प्रारूप के अनुसार सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको जो प्रारूप आपको आसान लगेगा उसी प्रारूप का आप निर्वहन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ रोकड़ बही के अनुसार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राशि के दो कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, कुल विवरण, राशि और राशि। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमने लिख दिया रोकड़ बही के अनुसार शेष। अगर यह शेष मान लेते हैं कि अनुकूल शेष है तो यह होगा डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस में हमने ले लिया शुरुआत में, अब जो भी मदें आएंगी जैसे चेक निर्गमित किंतु अभी तक प्रस्तुत नहीं, तो उसे हमें यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। और मदें, अन्य मदें जैसे चेक जमा किए किंतु संग्रहित नहीं हुए, ऐसी मदों को हम उसमें से घटाएंगे। तो जो भी जोड़ने वाले मदें होंगी उसको हम यहाँ पर राशि का जो पहला कॉलम बनाया है भीतर हम लिखेंगे, और इन सभी समस्त मदों का योग को हम यहाँ बाहर लिख करके इस ऊपर वाले शेष से हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद जो मदें घटाएं यहाँ पर लिखेंगे, घटाएं वाली समस्त मदों को एक साथ लिखने के बाद हम इसके योग को बाहर लिखेंगे, और उसे जो यहाँ योग की राशि आई थी उस योग से हम इसे घटा देंगे। तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वह पासबुक का अनुसार शेष होगा। और अगर हमने रोकड़ बही के अनुकूल शेष डेबिट बैलेंस से शुरू किया है तो पासबुक का अनुकूल शेष ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ओके, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यहाँ आ जाएगा। अगर रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस से हम शुरू करेंगे तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा उत्तर होगा। यदि हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से कर रहे हैं तो रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस से होगा। ये दोनों ही बैलेंस अनुकूल शेष होंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा यहाँ पर, तो जो मदें यहाँ पर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस से शुरू किया है, तो जब ये पासबुक का अधिविकर्ष से अगर शुरू होता
तो यह मदें जोड़ें और घटाएं ये ऐसे यथास्थिति में ही रहते। तो इसका मतलब यह है कि रोकड़ बही का अनुकूल और पासबुक का प्रतिकूल शेष दोनों ही एक जैसे ही यहाँ पर जोड़ें और घटाएं की जो मदें हैं यो यथावत रहेंगी। पासबुक का अगर प्रतिकूल शेष से अभी हम प्रारंभ करेंगे तो अभी जो मदें हम यहाँ पर जोड़े हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले में जोड़े में लिखा था कि चेक निर्गमित किंतु प्रस्तुत नहीं, और घटाए में हमने लिखा चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं। तो यह मदें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी यदि ऊपर यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार शेष के स्थान पर हम पासबुक के अनुसार प्रतिकूल शेष लिखते हैं। तो इस विधि में पासबुक का प्रतिकूल शेष रोकड़ बही का अनुकूल शेष दोनों ही एक जैसे रहेंगे, और इसका ठीक उल्टा अगर हम चले तो रोकड़ बही का प्रतिकूल शेष और पासबुक का अनुकूल शेष यह दोनों ही मदों में जोड़े और घटाएं मदें एक जैसे रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम एक दूसरी कंडीशन में आपको ये बना करके दिखाया है। देखिए यहाँ पर कि पासबुक यदि हम बना रहे हैं, पासबुक के अधिविकर्ष का शेष, देखिए यहाँ पर जो मदें जोड़े थे वो मदें घट गई। पासबुक के अनुसार यदि हम शेष शुरू करेंगे तो आप देखिए मदें बदल गई, मदें यहाँ पर बदल गई, जो मदें यहाँ पर जुड़ रही थी वो मदें यहाँ पर घट गई, जो मदें घट रही थी वो मदें जुड़ गई, क्योंकि हमने रोकड़ बही के अनुसार शुरू किया था पिछले वाले में। अब देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, ये रोकड़ बही के अनुसार शुरू हो रहा है और ये बदल गया आपका पासबुक के अनुसार। ऊपर वाला ये कॉलम देखेंगे आप, ये पासबुक के अनुसार, जब पासबुक के अनुसार होगा शेष तो रोकड़ बही के अनुसार बदल जाती हैं, और रोकड़ बही के अनुसार बनाएंगे तो पासबुक का शेष जो जोड़े मदें हैं वो घटे, जो घटे मदें हैं वो जुड़े। ये इस प्रारूप का अंतर है। अब एक दूसरा भी विधि आपको बुक में मिल जाएगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसमें देखेंगे प्लस माइनस विधि। इस विधि को भी हम देख लेते हैं एक बार। प्लस माइनस विधि, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम यहाँ भी है, राशि के 2 कॉलम यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक विधि है प्लस, एक राशि है प्लस माने धन होने वाली राशियां, और एक है माइनस। तो इसको प्लस माइनस मेथड, प्लस माइनस विधि भी कहते हैं। उसमें हमको क्या याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार शेष से अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए सी आर माने क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट और रोकड़ बही का क्रेडिट, दोनों मदों को हमें यहाँ पर प्लस वाले स्तंभ में लिखना है, और माइनस वाले कॉलम में हमको लिखना है डी आर वाली मदें, मतलब पासबुक का भी डी आर और रोकड़ बही का भी डी आर, दोनों डी आर की मदों को हमको यहाँ पर माइनस में लिखना है। फिर जो योग आएगा उस योग के अंतर को हमें लिख देना है, जिसका योग कम होगा वह शेष उसी तरफ लिख देना है। ये एक दूसरा प्रारूप है, कंपैरेटिवली दिखने में आसान है, लेकिन आपको जो मैंने पहले क्रम में बताया था आपको कि अगर रोकड़ बही में वह डेबिट होता है तो पासबुक का वो क्रेडिट कहलाता है, अगर रोकड़ बही में क्रेडिट होता है तो पासबुक का वो डेबिट कहलाता है। ये चीजें अगर ये 4 मदें आपको याद रहेंगी तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सी आर माने रोकड़ बही और पासबुक में अगर क्रेडिट हुआ है, समाकलन हुआ है, तो वो दोनों जुड़ेंगे, और जो मदें रोकड़ बही में डेबिट हुई हैं और पासबुक में डेबिट हुई हैं वो दोनों मदें यहाँ पर माइनस कॉलम में रखना है। तो स्टूडेंट ये एक प्रारूप है, वो भी एक प्रारूप है। यहाँ पर देखिए यहाँ बदल गया, यहाँ बदल गया। हम देखेंगे ये आपने पहले क्रम में क्या देखा था, पहले देखा था हमने रोकड़ बही के अनुसार शुरू हुआ था तो हमने सी आर वाले को जोड़ा था। यहाँ पर जैसे ही हम पासबुक के शेष से हम शुरू करेंगे तो डी आर वाली मदों को जुड़ जाएगा, और सी आर मतलब क्रेडिट, दोनों पासबुक और रोकड़ बही में जो क्रेडिट हुआ है उसको हम माइनस कॉलम में रखेंगे। बस इतना ही इसमें याद रखना है। तो हम सवाल को शुरू करेंगे। एक सवाल हम ले रहे हैं आपके सामने, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, स्वयं कीजिए, आपके बुक में ही है ये। आप कामराज लिमिटेड एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है और आप उसके प्रशिक्षु लेखाकार हैं, माने ट्रेनी अकाउंटेंट हैं। आपका काम कंपनी की रोकड़ बही के लेन देनों का अभिलेखन व उसके बैंक पासबुक का मिलान करना है, और रोकड़ बही को पूरा जहां आवश्यक हो वहां पर संशोधन भी करना है। तो हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करेंगे या किसी प्रकार का कोई कैश बुक नहीं बनाने वाले हैं, हमें सिर्फ एक बैंक समाधान विवरण बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे अपेक्षा है कि रोकड़ बही व बैंक बुक की तुलना करें, तुलना हम करेंगे यहाँ पर, और बाकी ये दोनों काम को हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है स्टूडेंट। ये दोनों काम हम
आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में तुलना करेंगे और जो हमारा प्रारूप था स्टूडेंट यहाँ पर है उसके अनुसार हम बैंक समाधान को तैयार करेंगे दोनों के बीच में तुलना करते हुए। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए रोकड़ बही बना हुआ है। रोकड़ बही का ये बैंक कॉलम है। देखिए यहाँ राशि नगद का नहीं है, रोकड़ का कॉलम नहीं है, ये सिर्फ बैंक स्तंभ है। और दूसरा जो है ये पासबुक का स्टेटमेंट है। पासबुक भी कामराज लिमिटेड का ही है जो एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है और उसका खाता नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। यह जाहिर सी बात है ये काल्पनिक खाता नंबर है। तो पासबुक आपके सामने बना हुआ है और आपके सामने रोकड़ बही का बैंक स्तंभ दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में हमको तुलना करना है। तो तुलना को करने की दृष्टि से मैंने आपको आसान करने के लिए इन दोनों ही स्टेटमेंट को, दोनों ही प्रारूपों को एक में कर दिया। देखिए अब इन दोनों के बीच में हमको तुलना करना है। तुलना करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप देखिए ये रोकड़ बही का डेबिट है और यह रोकड़ बही का क्रेडिट है और ये पासबुक का भी डेबिट है और ये पासबुक का क्रेडिट है। तो हमें तुलना किसमें करना है? मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट होता है रोकड़ बही का डेबिट वो पासबुक का क्रेडिट होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखिए ये क्रेडिट और ये डेबिट और क्रेडिट दोनों राशियों को हमको मैच करना है। तो इसी राशियों को हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 249 रुपए डेबिट में 249 रुपए लिखा हुआ है और पासबुक के क्रेडिट में भी 249 रुपए है, दोनों राशियां हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये 188 रुपए भी स्टूडेंट यहाँ पर दोनों तरफ है, 150 रुपए भी दोनों पक्ष में लिखा हुआ है। फिर हम देखेंगे 440 रुपए, यह भी दोनों पक्षों में लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह से 65 रुपीज ये भी लिखा हुआ है। अब ये दो राशियां नहीं लिखी हुई हैं। एक यहाँ पर देखेंगे हर्षवर्धन वाला जो है 520 रुपए ये नहीं लिखा हुआ है और ये IBP पार्टनर्स 82 रुपीज यह उसमें नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखें स्टूडेंट तो ये टोनी ब्रदर्स 31 अगस्त का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो 3 कारण है, एक पासबुक में लिखा हुआ है कारण और 2 कारण रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में है। तो दोनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये राशियां दोनों में मैच नहीं कर रही हैं, तो इन्हें ही हमें बैंक समाधान विवरण में लिखना है। अब हम चलते हैं रोकड़ बही के क्रेडिट तरफ। अगर हम मैच करें स्टूडेंट तो हम देखेंगे 75 रुपीज लिखा हुआ है, 120 ये टिक लग गया है और फिर हम देखेंगे 315 भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक हमको मिल गया आगे नंदा एंड कंपनी का 206 रुपए वाला, ये अंतर है, इसमें नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे गैराज वाला तो देखिए 211 रुपए दोनों में है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 270 रुपए ये दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो फिर हमको 2 मिल गए, 2 देखिए हिल ब्रदर्स का मिल गया 22 रुपए का और एक अक्षय लिमिटेड का स्टूडेंट मिल गया यहाँ पर 137 रुपए का, दोनों में अंतर का कारण बन रहा है। और इस तरफ अगर हम देखें पासबुक के डेबिट के साथ ये हम कंपेयर कर रहे हैं रोकड़ बही के क्रेडिट का, तो ये इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। तो बैंक शुल्क 55 रुपए और सूर्या फाइनेंस और एसओ लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर एसओ का जो फुल फॉर्म है एसओ, उसका मतलब होता है एस फॉर स्टैंडिंग और ओ फॉर ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर निर्देश, जो निर्देश ग्राहक के द्वारा बैंक को दिए गए हैं, एक बार आपको एसओ लगाना है। जहां पर एसओ लगा देंगे वो काम आपको बार बार बैंक को बोलने की जरूरत नहीं होगी, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। जैसे आपका अगर कोई बिल है जो हर महीने आता है तो आपने उसमें लिख दिया, या कोई बीमा प्रीमियम है तो आपने बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार लगा दिया है कि आपका जो बीमा प्रीमियम है वो माह के अंत में वो आपको आपके बीमा कंपनी को चुकाना है बैंक के द्वारा। तो एक बार आप ऑर्डर दे दिए तो हर बार, हर महीने या हर जितनी बार आएगी भुगतान की टाइम उतनी बार बैंक आपके खाते से राशि को डेबिट करके वो वहां पर जमा कर देगा। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर हमें 3 मदें मिल गई, ये 3 मदें 520 82 रुपए और ये टोनी ब्रदर्स वाला 92 रुपीज, ये 3 मदें हो गई है। एक बार के कंपैरिजन में हमको समझ में आया है कि ये इतनी चीजें हमको लेनी है और जितना भी हमने यहाँ पर टिक लगाया है या लाइन दिख रहा होगा पूरी विवरण से लेकर के राशि तक का, ये जो है हमको बैंक समाधान विवरण में शामिल करनी है। तो अब हम स्टूडेंट अगर हम प्रारूप की बात करें तो हम सबसे पहले प्लस माइनस वाला कॉलम से लेते हैं और इसी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम रोकड़ बही के अनुसार शेष, ये रोकड़ बही का शेष है 2284 रुपए। तो देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट, ये क्रेडिट है
रोकड़ बही का क्रेडिट और पासबुक का क्रेडिट, ये दोनों कॉलम को हमको लेना है। तो इसमें अंतर देखिए, 206 रुपए, 22 रुपए, 137 रुपए और यहां पर ये 92 रुपए, ये 92 रुपीज, इतनी चीजें अंतर है। तो इतनी चीजों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसको हमको करते जाना है। आप देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे रोकड़ बही का शेष, हम लिख दिए यहाँ पर 2284। फिर उसके बाद प्लस में, ये मतलब अनुकूल शेष है इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा, अगर ये प्रतिकूल होता तो इसको हम माइनस में लिखते। अगर हम देखें अप्रस्तुत चेक, ये जो चेक है, जैसे नंदा एंड कंपनी का जो चेक है 206 रुपए का, या हिल ब्रदर्स का 22 रुपए का, अक्षय लिमिटेड का 137 रुपए का, यह जो चेक है जिसको हमने निर्गमित तो कर दिया है लेकिन इन्होंने अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है, तो इसे हम कहेंगे अप्रस्तुत चेक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अप्रस्तुत चेक। सबसे पहले नंदा एंड कंपनी का, उसमें हम राशि लिख दिए यहाँ पर 206 रुपए। फिर दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे हिल ब्रदर्स का चेक 22 रुपए का था, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे अक्षय लिमिटेड का जो चेक है 137 रुपए का। तो ये पूरे के तीनों जो थे वो अप्रस्तुत चेक थे, तो इसको हमने प्लस में कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे एक जो चेक था टोनी ब्रदर्स द्वारा सीधे बैंक में जमा कर दिया गया है हमारा, तो वो 92 रुपीज को हम यहाँ पर ऐड कर लिए। तो ये क्रेडिट वाले को हमने जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया। या अब जो माइनस वाले कॉलम में लिखना है उसमें असंग्रहित चेक जो है, हर्षवर्धन के चेक को हमने माइनस में रखा 520 रुपए, और आईबी पार्टनर्स का जो चेक था वो असंग्रहित था, जो हमने बैंक में जमा तो कर दिया था लेकिन बैंक के द्वारा संग्रह नहीं हुए थे, उसका भी अमाउंट हमने 82 रुपीज लिख दिया। और जो बैंक शुल्क था, बैंक ने जो चार्ज किया था उसको भी हमें यहाँ पर माइनस करना है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर 55 रुपए हमने लिख दिया। और एसओ जो लगाया था हमने, जो सूर्या फाइनेंस के लिए जो एसओ लगा था, स्टैंडिंग ऑर्डर, हमारे निर्देश के अनुसार 1000 रुपए बैंक के द्वारा जमा कर दिए गए थे, उसको भी हम यहाँ पर 1000 रुपए लिख देंगे। अब हम शेष निकालने से पहले सारे समस्त राशियों को हम यहाँ पर देखेंगे, योग करेंगे तो पूरा डेबिट के कॉलम्स हम देखेंगे यहाँ पर, तो कुल योग करने पर हमें राशि प्राप्त हो रही है 2741 रुपए। और जबकि हम 2741 में हम ये चार अमाउंट को अगर हम यहाँ पर माइनस करें तो स्टूडेंट हम देखेंगे 1084 रुपए का शेष आ रहा है, तो इस शेष को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पासबुक का शेष आ गया हमारे पास 1084 रुपए, और यही पासबुक में सवाल में दिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये हो गया डन। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। हम इसको दूसरे विधि से भी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरे प्रारूप में हम देखें यहाँ पर, तो 2284 से हमने शुरू किया, हमने इसमें जोड़ा जो चेक निर्गमित किए थे लेकिन प्रस्तुत नहीं किए थे, उसमें 3 चेक थे, 206 रुपए का, नंदा का 22 रुपए का और 137 रुपए, इन तीनों का योग हम देखें 365 रुपए, और ग्राहक द्वारा सीधे जमा किया गया था, तो इसको हमने दोनों राशियों को जोड़ दिया तो ये आ गया 457 रुपए, और दोनों को जोड़ने पर 2741 रुपए आ गया। अब जो घटाएं मध्य में हम लिखेंगे, चेक जमा किया गया लेकिन संग्रहित नहीं, उसमें 2 चेक थे 520 और 82 का, तो 602 रुपए का ये चेक है। बैंक के द्वारा 55 रुपए का शुल्क लिया गया, और बैंक के द्वारा ग्राहक के निर्देशानुसार उसने 1000 रुपए सूर्या फाइनेंस को जमा किए थे। इन तीनों का जो मादे हैं वो घटने वाली हैं 1657, और ये 2741 से 1657 घटाने पर ये पासबुक के अनुसार शेष आ गया स्टूडेंट 1084 रुपए, और दोनों ही कॉलम में हमारा ये बैंक समाधान पूरा हुआ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों ही विधि को आपने नोट किया और दोनों ही विधि से आप सवाल को बना सकते हैं, जो आसान है उसको आप चुनेंगे।